नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। आई होप आपने कल वो काइनेटिक्स वाला, सॉलिड वाला और एडवांस वर्जन वाला लेक्चर देख लिया होगा। तो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं आपसे आज इस लेक्चर में इलेक्ट्रो की। पहले आज काइनेटिक्स का लेक्चर भी आएगा उसके बाद। देखो बच्चों, भाई इलेक्ट्रो में हमारे पास जो बचा रह गया था उसमें हमें पढ़ना था बैटरीज। तो टॉपिक ऑफ द डे हमारे जो रहेंगे वो लिख लेते हैं। टॉपिक ऑफ द डे, आज का एजेंडा हमारा सेट कर लेते हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे बैटरीज के विषय में। बैटरीज के विषय में जानकारी लेनी आज है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बारे में आज जानकारी ली जाएगी। कोरोजन एक ऐसा टॉपिक जो कि अब देखो, वैसे तो बैटरीज भी डायरेक्टली आपके सिलेबस में एज सच मेंशन कुछ कर रखी हैं, कुछ नहीं। कोरोजन मेंशन नहीं है, तो थोड़ा मैं उसका बस आइडिया दूंगा आपको। भाई जब है ही नहीं बोर्ड के हिसाब से कुछ खास, तो उसमें परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों की बातें आज आपके सामने की जाएंगी और अच्छे तरीके से नोट्स इसके हम आपको लिखवा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि नोट्स अच्छे बनाएं। तो भैया अब शुरू करते हैं आज बैटरी का कॉन्सेप्ट। बैटरी एक्चुअली है क्या? देखो बेटा, आप पढ़ते आ रहे थे कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ आपने केमिकल रिएक्शन कराई और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, तो फायदा क्या लोगे भाई उसका? काहे इतना टाइम लगा रहे हो? फायदा ये लेंगे कि भाई रेडियो पे गाने सुनने हैं तो सेल लगाने, टॉर्च में तो सेल लगाने। चलो आजकल डिजिटल कैमरास आ गए हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं, बट बैटरी तो बेटा उसके अंदर भी है, रिचार्जेबल बैटरी है। लाइट चली जाती है, इन्वर्टर लगा लेते हैं, अरे है बाबा, मजा आनंद आ जाता है। देखो तो ये क्या क्या चीजें हैं, यही तो बैटरी है। बैटरी एक्चुअली है क्या? सीरीज ऑफ गैल्वेनिक सेल की बात यहां पर होती है। तो अब आइए जरा लिख लेते हैं बैटरी। रेड पेन अब आएगा, देखेंगे यहां पर हेडिंग लगा लीजिए बच्चों। नोट जरा अच्छे से बना लेना, बैटरीज, है ना। राइटिंग साफ करने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। सो पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट टाइप हम लिखेंगे इसको बार बार। अ बैटरी इज अ गैल्वेनिक सेल और अ सीरीज ऑफ कंबाइंड गैल्वेनिक सेल। कंबाइंड एफर्ट लेंगे, मान लो एक सेल 2 वोल्ट दे रही है और हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो 6 कंबाइन कर देंगे, तो इज ए गैल्वेनिक सेल और अ सीरीज ऑफ, राइटिंग साफ है, कंबाइंड गैल्वेनिक सेल। हाँ सही आ रही है। अब यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। देखो, हम सभी जानते हैं कि अब अगर वोल्टेज लगातार फ्लक्चुएट होती है तो हमारे जो साधन हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, उनकी बत्ती बुझ जाती है। तो हमें एक ऐसी वोल्टेज पे चाहिए जो वोल्टेज कांस्टेंट रहे, नहीं तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, हमारे जो डिवाइसेस हैं, वो फ्रिज वगैरह हैं, जैसे हम देखें ना, वोल्टेज चेंज हो गई तो उसकी बत्ती लग गई। तो आपने बैटरी लगाई, उसकी वोल्टेज भी लगातार चेंज हो रही है, तो आप जिसमें बैटरी में यूज कर रहे हो, जिस जगह लगा के, उस चीज के लिए वो बड़ी हानिकारक हो जाएगी सेहत के लिए उसकी। अच्छा जी, अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे गैल्वेनिक सेल होता है वही इसके प्रिंसिपल हैं, पूरी सीरीज वही है, बैटरी की कॉम्बिनेशन है, सब कुछ है, ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आप कोई बैटरी लगा रहे हैं तो पूरा सिस्टम, 2 डब्बे लेके खड़े हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा रहे हैं, फलाना ढिमकाना, सारा तामझाम कर रहे हैं, तो फिर तो सेल का यूज करने में ही बहुत आफत आ जाएगी। पता लगा एक आदमी जो है रेडियो लेकर आया है और साथ में इतना बड़ा तामझाम लेकर आया है, ये क्या है भाई साहब? अरे बैटरी है जी।
इसको लगाएंगे तभी तो गाने सुनेंगे, तो सुन लिया फिर तो गाना भैया किसी ने। एक्चुअली में इस तरह इन बैटरीज को डिजाइन किया जाता है कि ये सेल्फ कंटेन्ड है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। सॉल्ट ब्रिज वगैरह का ड्रामा यहां नहीं चाहिए, तामझाम यहां नहीं चाहिए। तो लिख लेते हैं, ए बैटरी हैज द एडवांटेज ऑफ बीइंग completely self-contained. And requires no component, no external components like salt bridges. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, इन सभी सेल्स के विषय में आपको मैं समझाना वन बाय वन शुरू करता हूं। तो शुरुआत करी है हमने बैटरी से। बैटरीज होती क्या है फिर से एक बार समझते हैं। गैल्वेनिक सेल है, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो ताकि एक ओवरऑल वोल्टेज जो आपको चाहिए वो मिलता रहे डायरेक्ट, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। एक आइडियल क्या होना, आइडियल बैटरी क्या होनी चाहिए भाई, पोर्टेबल यूज में हो। जैसे मैंने बोला, अब रेडियो लेके चल रहे हैं, साथ में एक बड़ा डब्बे लेके चल रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा रहे हैं, तो भैया मजा नहीं आया ना। तो पोर्टेबल होनी चाहिए, आसानी से आप इधर से उधर ले जा सके, वो बैटरी है। दूसरी चीज, वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, यहां ध्यान रखना, ये जरूरी है। अगर फ्लक्चुएशन हो रही है वोल्टेज की तो यार क्या मजाक है, फिर तो वोल्टेज स्टेबलाइजर भी लगाना पड़ जाएगा बैटरी के साथ, फिर हालत खराब हो जाएगी, पोर्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, सेल्फ कंटेंट है, सॉल्ट ब्रिज वगैरह का ड्रामा नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्लेंचे सेल की। एक ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल कहा ही इसलिए है बच्चे कि यहाँ पर कोई फ्लूइड कंपोनेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है फ्लूइड कंपोनेंट? अबे भाई बात सुनो, एक बैग में अगर एक बाल्टी पानी लेके जाने लग जाओगे तो क्या वो पोर्टेबिलिटी है? नहीं ना। तो फ्लूइड कंपोनेंट तो नहीं चाहिए ना भाई, नहीं तो फिर तो वैसे ही आपके, मैं बार बार कह रहा हूं, बैटरी का यूज क्या है, करंट दे और पोर्टेबिलिटी हो। पोर्टेबिलिटी मतलब लाने ले जाने की सुविधा हो। अगर लाने ले जाने की सुविधा नहीं है मेरे भाई, तो फिर तो क्या फायदा है, क्या उस चीज का, है ना। ये भी आप समझ के चलना जरा। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं जो आपको मैं समझा रहा हूं कि इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगा लो, द ड्राई सेल बैटरी और लेक्लांचे सेल। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ जी चालू है। द ड्राई सेल बैटरी, भाई अब ये लेक्लांचे सेल की बात यहां होगी। चलिए, अब ये क्या होता है, दिस इज अ सेल विदाउट अ लिक्विड कंपोनेंट, मतलब फ्लूइड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट कोई नहीं है, तभी इसका नाम क्या है, ड्राई सेल है। क्लियर है बात? ये लेक्चर बहुत ही इसी तरीके का थ्योरेटिकल चैप्टर है, पॉइंट लिखवाए जाएंगे और समझाए जाएंगे। अच्छा, डायग्राम जो है, वैसे तो बेसिकली डायग्राम आप देखो तो जो एनसीईआरटी में बने हुए हैं वो तो आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हो, मेन क्लास में नहीं कराऊंगा कुछ खास। मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ सारा डायग्राम का। मैं एक पिक्चर उठा के लाऊंगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, फिर उसको समझाऊंगा, तो इतने में तो बत्ती बुझ जाएगी, है ना। तो मैं आपको रिएक्शन के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ। वैसे भी अगर आपके बोर्ड के अंदर ही आएंगे तो 2 नंबर का, 1 नंबर का पूछा जाएगा। 5 नंबर का तो क्वेश्चन उसने देना ही नहीं इलेक्ट्रो में से, क्योंकि इलेक्ट्रो की इतनी खुद के बेचारे की वेट है। अरे देखो ना यार, 23 नंबर की फिजिकल केमिस्ट्री और 12 से 14 नंबर के न्यूमेरिकल देने हैं। तो कॉमन सेंस क्या कहती है,
सॉलिड में से डेंसिटी का न्यूमेरिकल बनता है, सॉल्यूशन में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बनेगा, वो भी आई के साथ वाला। तो वो लास्ट के दो जो सॉल्ड एग्जाम्पल है ना, जो मैं आपसे कह भी रहा था बार बार करने के लिए, उनमें से उस टाइप का क्वेश्चन वहां से बनाता है। इलेक्ट्रो में से वो कंडक्टिविटी वाला, अल्फा निकालने वाला, ऐसा आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है। नर्स के ऊपर क्योंकि आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपने देखा ये कंसेंट्रेशन गिवन होती है और रिएक्शन को बैलेंस करके एन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो उससे भी प्रचलन कम हो गया है, खाली कंडक्टिविटी सेल का अल्फा निकाल के के निकालने वाला सवाल आने लग गया है। और काइनेटिक्स में जो मैंने आपको 4.16 से 4.19 और 4.28 से 30 वाले क्वेश्चन हुए हैं, उसी में से वहां पर भी क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल 14 नंबर के बचे 23 नंबर, 23 में से 14 गए, अब बचे कितने? 9 नंबर। 9 नंबर में थ्योरीज आनी है बेटा। सॉलिड में क्या आएगा? डिफेक्ट्स, क्लियर है। सॉल्यूशन में राउल्स लॉ और उसके डेविएशन। देखो सारा पेपर लीक है, पूरा पेपर लीक है बोर्ड का, कोई दिक्कत नहीं है। यही कॉमन सेंस है ना भाई, यही तो बन सकता है, और क्या है। और बताना मुझे सॉल्यूशन में क्या कहानी पूछ लेगा आपसे वो, ऐसा कौन सा थ्योरेटिकल चीज है जो बहुत भयंकर बना सकता है? नहीं। अब इलेक्ट्रो में देखो, इलेक्ट्रो में खोलरॉश लॉ है, फेराडेस के लॉ है, गैल्वेनिक सेल का डिजाइन है, डेनियल सेल जिसको हमने बात करी थी वो पूरा पूछ सकता है। उसके बाद ये बैटरी से पूछ सकता है। अब 9 नंबर में 4 चैप्टर है बेटा, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद काइनेटिक्स के अंदर वो अरीनियस वाला थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, ये सब ज्ञान। और तो और बोर्ड में तो यहां तक पूछा गया है मोलैरिटी डिफाइन कर दो यार, देश पे एहसान कर दो। फिर भी हाय हल्ला मचा हुआ है कि मार काट मचा रखी है ये और वो। अरे कुछ नहीं है गुरु, इतनी बड़ी तोप तो है ही नहीं। ध्यान से सुनते जाओ, चीजें समझते जाओ। बैटरी क्या होती है? बैटरी भैया वो होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं जिनसे हम वोल्टेज बनाते हैं। हाँ, जो बच्चे डिटेल में अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो चल ही रहा है, अभी तो काइनेटिक्स के अंदर ही मैंने ज्ञान दिया है, पूरा पूरा डिटेल में लेके चल रहा हूँ। अरे भैया क्या है, सारा माहौल हिलता रहता है, ठीक है। तो परेशान मत हो यार, सब चीज़ चल रही है मजे से, आनंद। और जो एडवांस वाला चल रहे हैं वो एडवांस वाला वीडियो आ चुका है, उसमें देखो ना, अब वहां से वो सीरीज शुरू कर दी है मैंने। तो टाइम देखो, टाइम तो लगता ही है, चीज़ें तो आपको देनी पड़ेगी, थिंग्स विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं आज जादू की छड़ी घुमाऊंगा और सब कुछ हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं होता बेटा, चीज़ें करनी पड़ती हैं, टाइम लगता है। और हमेशा ध्यान रखना, झोपड़ा 2 दिन में तैयार हो जाता है, झोपड़ा 2 दिन में तैयार हो जाएगा, 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। महल बनाने में वक्त लगता है। कहने का मतलब क्या है? जो लोग बहुत जल्दी में हैं कि भैया 4 दिन में ही सिलेबस खत्म करके 5वें दिन हम बोर्ड में 100% मार्क्स ले आएंगे, उनकी अलग बात है। जो लोग वाकई में महल बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, थोड़ा टाइम दो पढ़ाई को, बैठना पड़ेगा, जो सर भी कहते हैं रगड़ना पड़ेगा। चलिए, तो सेल विदाउट अ लिक्विड कंपोनेंट हो गया ड्राई सेल। चलिए आगे बढ़िए। तो मैं आपको सारी रिएक्शन वगैरह लिखवा रहा हूं इसकी, और ध्यान से लिखते जाइए, वो मोर देन सफिशियंट है। तो अब क्या है जी, पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट ही हैं सारे, ये लिखवा रहा हूं। यूज्ड इन फ्लैश लाइट, जो टॉर्च हो गया आपका, एंड ट्रांजिस्टर्स, रेडियो। ठीक है जी। जो एनोड होती है इसकी, वो क्या होती है? जिंक की एनोड है। तो बेसिकली जिंक का एक कंपार्टमेंट है, उसके अंदर है, लिख रहे हैं एनोड जो होती है इसकी, एनोड होती है अ जिंक कंटेनर विद इन कॉन्टैक्ट विद MnO2। MnO2 एक पोलराइजिंग मीडियम है, विल एक्ट एज ए पोलराइजर। पोलराइजर मतलब जिंक और इसको सेपरेट करने के लिए, पोलराइज बनाने के लिए। विद MnO2 एंड एन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिखा है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है बेटा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम
chloride and zinc chloride in water. अब स्टार्च का रोल, स्टार्च इज एडेड टू थिकन द सॉल्यूशन। अब कभी देखा है बच्चों, हम कुर्ते पे स्टार्च लगवाते हैं, थोड़ा सा कुर्ता पजामा टफ सा हो जाए, बिल्कुल ना, बिल्कुल कहेंगे ना उसको, ढीला ढाला ना लगे, बिल्कुल कड़क एकदम से आ जाता है। स्टार्च का रोल यहां पर, क्योंकि पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बन जाए। आप डाल तो इलेक्ट्रोलाइट रहे, और डालना ही पड़ेगा यार, बिना इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का जो फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन का एक बहाव है, वो कैसे आएगा? और वो नहीं आया तो करंट कहां से लाओगे भैया? इसीलिए वो तो जरूरी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टार्च मिक्स किया है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ताकि उसका पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बन जाए और लीक ना करे, है ना। तो थिकन दी सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्बन रोड यहां पर ली गई है, कार्बन रॉड एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है जी। अब सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड की तो मैंने लिख दी है, फिर लिख देता हूं आपके लिए, घबराने की कोई लोड नहीं। एनोड हो गया जिंक गोज टू जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड ये एक्वस, ठीक आया? हाँ जी, सही आया। कैथोड ठीक है बेटा, ये एनोड पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है। रिएक्शन ध्यान से लिखो, और जैसे लिखते हो एक बार देख के लिखो, दो बार बिना देखे लिखो, तो फिक्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये अमोनियम आयन की आप देख रहे हैं रिडक्शन हो रहा है, फिर अमोनिया बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जिंक से जिंक प्लस टू आयन बन रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन, जिंक सॉलिड 2NH4 plus aqueous to MnO2 will give you Zn plus 2 2NH3 Mn2O3 plus water। एक मिनट इसको ध्यान से देखो, और इसको ध्यान से देखकर प्लीज एक बार तो देख के लिखा है, एक बार बिना देखे लिखो, तभी ये चीज अच्छे से होगी। तो दीज आर योर सेल रिएक्शंस। अब voltage produced by a dry cell is 1.5 volt approximately। अब एक बार फिर से इसका रिवीजन क्या होता है। ड्राई सेल, बेटा बैटरी का कॉन्सेप्ट हमने जब लिया है, हम किसी भी केमिस्ट्री के अंदर या साइंस में कभी भी कोई चीज लेंगे तो उसका कोई प्रैक्टिकल यूसेज तो लेंगे, कि भाई इसका इसलिए बना रहे हैं, इसलिए सर फोड़ रहे हैं, तो ये सब तो हम वहां लेंगे। तो अब आपने गैल्वेनिक सेल बनाए थे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स बनाया था, तो अब उसको पोर्टेबल भी तो बनाना बहुत जरूरी है। भाई ये तो कभी नहीं होगा ना कि वो जो इतना भयंकर सा सिस्टम आपने बनाया था वो लेके चले जाएंगे और उसको यूज करेंगे, नहीं। देखो बच्चे,
जैसे आप देखोगे बहुत ही पहले जब मोबाइल आए थे तो बड़े बड़े हैंडसेट हुआ करते थे, पत्थर जैसे भाई साहब। आप लोग तो खैर बहुत ही छोटे होंगे, कुछ तो पैदा भी नहीं होंगे जब मोबाइल आया था। तो उस जमाने से धीरे धीरे हमने डिवाइसेस को इम्प्रूव करते करते उनकी पोर्टेबिलिटी बढ़ाते गए। वैसे ही जब पहली बार मालूम पड़ा कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा सकती है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को एनहांस किया गया और फिर आज हम इस स्टेज में हैं कि हम पोर्टेबिलिटी के मामले में सेल्स को बहुत आगे ले गए हैं। लिथियम आयन बैटरी की बात भी आप देखते हैं, तो वहां पर हम उस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो लेक्लांचे सेल क्या था? लेक्लांचे सेल में सेल विदाउट लिक्विड कंपोनेंट बताया मैंने, यूज इन फ्लैश लाइट और ट्रांजिस्टर रेडियोस। पॉइंट वाइज है, बुलेट पॉइंट, आराम से याद करो, आराम से लिखो, नंबर पूरे लो। एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है, कैथोड कार्बन रोड जो है वो कैथोड की तरह है, तो उस पर ये कहानी हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, ओवरऑल ये हो रहा है और वोल्टेज इतनी है, काम खत्म। अब आ जाओ बटन सेल और मरकरी सेल के बारे में लिखते हैं। तो हेडिंग लगा लो बेटा, द मरकरी बैटरी। बटन सेल भी आप इसी को बोल देते हो, है ना? तो ये क्या है बेटा? एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिसिन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एंड मोर एक्सपेंसिव। वो घड़ियों में ना तो छोटा सा सेल लग जाता है, जो आपकी रिस्ट वॉचेस होती हैं, छोटा सा सेल, उसी की बात यहां चल रही है। कंटेन्ड इन स्टेनलेस स्टील कंटेनर एनोड हमारा यहां पर भी जिंक वाला ही है, बट एक चीज ध्यान रखना, जिंक एनोड अमलगमेटेड विद मर्करी। अमलगम बन जाता है भाई साहब, अमलगम मरकरी के साथ मिक्स कर देते हैं। दांतों के अंदर फिलिंग के अंदर भी बहुत यूज करते हैं। जो हमारे मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, दांतों के लिए भी हम जिंक अमल मरकरी को यूज करते हैं अमलगम बनाने के लिए। अब विद मरकरी in contact with a strongly alkaline electrolyte containing zinc oxide and mercury oxide। आपने जिंक ले लिया, उसका अमलगम बना दिया मरकरी के साथ, और एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जिंक ऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। ये चीज ध्यान रखिएगा। सारी चीजें देखो वैसे तो बहुत थ्योरेटिकल है यार, है ना? मैक्सिमम टाइम बच्चों को हम खाली इसका नोट्स दे देते हैं, वो पढ़ लेते हैं, काम हो जाता है। और क्योंकि इसमें बहुत समझाने के लिए चीज़ें देखा जाए तो बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट पे है, बट कोई नहीं, हमें ये समझ में आ रहा है कि हम बैटरी को लेके चल रहे हैं। बैटरी में कई सारे टाइप हैं, ठीक है, वही आप देखो तो उसी के नोट्स चल रहे हैं आपके। सीरीज ऑफ, अगर हम बात करें तो कंबाइंड गैल्वेनिक सेल ली है हमने, पहले लेक्लेंचे सेल लिया है जो कि ड्राई सेल है, उसके बाद अब हमने मर्क्यूरी सेल की, मर्क्यूरी बैटरी की बात करी है।
और इसी को आप फिर बाद में बटन सेल भी कह देते हैं। तो अब इसकी रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जब भी कोई सेल आए तो बोर्ड वगैरह में कहीं पर भी इसकी रिएक्शन पे ही बात होनी है, केमिस्ट्री है ना यार, रिएक्शन पे ही बात होगी, और सोचना ही क्या है। एनोड तो बचपन से पता है हमें, लेकिन जिंक अब सॉलिड नहीं लिखेंगे, जिंक लिखेंगे विद मरकरी। और यहां बनेगा जिंक ऑक्साइड सॉलिड। सर अब यहां से हमने तो अजीब सा लिख दिया, पहले तो हम जिंक +2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लिखते थे, तो घबराने की क्या बात है मेरे भाई। अब की बार बस जिंक जो है वो मरकरी के साथ अमलगमेटेड दिखाया है, जिंक ऑक्साइड का मतलब जिंक +2 ही है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां निकल गए हैं, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, सिचुएशन को थोड़ा इस तरह से यूज कर लिया है ताकि उसका यूसेज अच्छा हो जाए। आइए कैथोड देख लेते हैं। HgO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन will give you Hg liquid प्लस 2OH माइनस एक्वस में। क्लियर है बच्चों। और फिर ओवरऑल का पंगा आएगा। जिंक मरकरी वाला, HgO सॉलिड, जिंक ऑक्साइड सॉलिड। क्लियर। अब वो छोटा सा टायर नुमा नहीं बनता, वो डायग्राम सा आपने देखा होगा, वो इसका है कि वो बना रखा है एक ऐसा राउंड राउंड सा टायर जैसा, बीच में से एक केक का पीस कैसे कटा हुआ है, वही चीज है। तो यहां पर एक चीज और लिख लेना, देयर इज नो चेंज in electrolytic composition during operation. The overall cell reaction involves only solid substances. जो ओवरऑल रिएक्शन है वो सॉलिड सब्सटेंसेस से कर रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब मोर कांस्टेंट और स्टेबल वोल्टेज देगा। तभी तो जो महंगे महंगी इंस्ट्रूमेंट हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, आपकी वो कीमती घड़ी है, तो उन सभी के अंदर अगर आप देखें तो हमने ये लगाया है क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज के अंदर कोई ऐसी भयंकर चेंज आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि सारे सॉलिड हैं। इलेक्ट्रोलाइट की जो एक कॉम्पोजिशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है दोस्तों, इसकी वजह से कांस्टेंट वोल्टेज मिलती जाती है। लिख लो। It will provide a more constant voltage। ठीक है। अब इसकी जैसे हम बात कहते हैं ना, एक सॉलिड डिवाइसेस होने की वजह से इसके अंदर सारे जो है वो सॉलिड कंपोनेंट है, लाइफ इसकी जो है वो ज़्यादा है, पोर्टेबिलिटी इसकी जो है ज़्यादा है, तो इसको यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा किफ़ायती है। ये माना कि इसकी वैसे कीमत आपके ड्राई सेल से ज़्यादा होती है। अरे वो सेल ले आते हो 15-20 रुपए का, और ये आपने देखा हो घड़ी में डलवाने गए हैं या कहीं डलवाए 100 रुपए का, 150 रुपए का, वैसे ये उस हिसाब से एक्सपेंसिव है। और जैसा कहते हैं अच्छी चीज़ें स्टार्टिंग में आपसे कीमत ज़्यादा लेती है, ग्रेजुअली आपको लॉन्गर फायदा देती है। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ, ये पढ़ाई आपको अभी बहुत मेहनत मांग रही है,
कीमत मांग रही है। और बच्चों, मेंटली स्टेबल होकर, कॉन्फिडेंटली पढ़कर ही आप आगे बढ़ सकते हो। मैं फिर एक बार बोलूंगा, चीजें डिफिकल्ट नहीं है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं पॉइंट वाइज आपको लिखवा रहा हूं और समझा रहा हूं, बैटरीज के विषय में जानकारी दे रहा हूं। समझने वाला इलेक्ट्रो का जो पार्ट था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, उसमें था बहुत चीजें। अब उसमें भी अगर आप दुविधा में आएंगे कि सर ये चीज है, सर ये चीज है, तो एक चीज ध्यान रखो बच्चों, अगर बहुत आराम से जिंदगी चल रही है, मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पे है ये। अगर आराम से जिंदगी चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ लग रहा है कि समझ में आ रहा है, कोई डिप्रेशन नहीं है, तो बेटा तैयारी नहीं हो रही है। अगर आंसू निकल रहे हैं, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, दुख बहुत लग रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, टेंशन दिमाग में चल रही है, पढ़ते हुए टेंशन मत लो, लेकिन अगर आ रही है, तकलीफ हो रही है, आंसू निकल रहे हैं, तो उसका मतलब तैयारी ठीक चल रही है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो भैया मजा नहीं आ रहा फिर। तो यहाँ पर आपके जो मेडिकल डिवाइसेस वगैरह हैं, लाइट मीटर वगैरह वहाँ पे लग सकते हैं, तो लिख सकते हो। यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वॉचेस, लाइट मीटर, पेस मेकर ऑफ हार्ट। यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आ जाओ लेड स्टोरेज बैटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने देखा था, इन्हें प्राइमरी बैटरी भी कहा जाता है, अभी एनसीईआरटी से भी पढ़वा देंगे इसको। तो प्राइमरी बैटरीज रिचार्जेबल नहीं होती, एक बार यूज हो गया काम खत्म, दोबारा नहीं यूज कर सकते। सेकेंडरी बैटरीज रिचार्जेबल होती है, और उसमें हम देखें तो सबसे बढ़िया हमारे पास एग्जाम्पल हो रहा है लेड स्टोरेज बैटरी। आ जाइए, इसके भी सारे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। तो कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, देखा होगा ना आपने, गाड़ियों के अंदर यहां पर बैटरी लगी होती है। 6 आइडेंटिकल सेल्स joined together इन सीरीज, मतलब सीरीज में कनेक्ट कर दिया 6 सेल्स को। चलिए, ये इस तरीके से हमारा लेड स्टोरेज बैटरी का शुरुआत हुआ। ईच सेल हैज अ लेड एनोड एंड and a cathode made up of lead dioxide। दो बार बोलो साथ साथ। एनोड जो है वो लेड का है, कैथोड जो है वो PbO2 का है। एनोड जो है वो लेड का है, कैथोड जो है PbO2 का है। कैथोड पे होना है रिडक्शन, इसलिए वहां से तो हटाना ही पड़ेगा O2 का वाला कहानी। pegged on a metal plate, both the electrodes are dipped in an aqueous solution। भाई साहब, बैटरी वाटर कहते हो उसको, इसी वजह से कहते हो क्योंकि
इलेक्ट्रोड्स को जो डिप किया गया है वो H2SO4 में किया गया है, इसलिए इन्हें कहा जाता है, इसलिए H2SO4 ही हमारा बैटरी वाटर है। बहुत ही एक्वस मीडियम में डाला है इसको, बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म, और यही हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। आसान आसान सी बातें हैं, एक बार रिवाइज कर लो। लेड स्टोरेज बैटरी है जो है ये रिचार्जेबल है। जैसे कि आप देखो तो लेक्लांचे सेल और मरकरी बैटरी रिचार्जेबल नहीं थे, तो वो प्राइमरी बैटरीज का एग्जाम्पल एक तरह से आप कह सकते हो। सेकेंडरी की अगर बात करते हो तो सेकेंडरी में रिचार्जेबिलिटी होती है, यानी रिचार्ज की जा सकती है। तो लेड एनोड लिया हमने, मतलब लेड का जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको एनोड ले लिया है, और PbO2 जो है हमारी वो कैथोड हो गई, और हमने उसको डिप कर दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। रिएक्शन लिख लो बेटा, एनोड पे क्या हो रही है? ठीक है, क्योंकि वो लेड की ही एनोड थी, और कैथोड पे क्या हो जाएगी? PbO2 सॉलिड, सर दोनों पे PbSO4 बन रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं। वहां पर रिडक्शन से बन रहा है कैथोड पे, वहां पर ऑक्सीडेशन से बन रहा है एनोड पे। क्लियर है? नेट रिएक्शन यहां भी यही था, यहां भी यही था, 2 लगा लो। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपरली हम देखें तो हमारी इक्वेशन ओवरऑल बनती है। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? एक बार इसको ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। आसान चीज है ये भी, बहुत आसान आसान ये, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बट हाँ इसका हल्ला बहुत था एनोड कैथोड और ओवरऑल। मैं इसलिए चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट है उनको पहले लाना चाह रहा हूं, ताकि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। आप ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर रहे हो, मैं भी जानता हूँ ऑर्गेनिक आपके लिए ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, तो मैं खुद फटाफट से ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहता हूँ। बट आप में से कई बच्चे कुछ बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें भी चाहते हैं, तो मैं वो भी करा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। बट वक्त तो बेटा फिर लगेगा उन चीज़ों में ना। तो अब आप देखें ध्यान से, अब अगर मैं कहूँ अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन, ईच सेल विल प्रोड्यूस 2 वोल्ट। सही आ गया? सो अब 6 थी सीरीज में, सो अ टोटल ऑफ 12 वोल्ट from the 6 cell system is used to power the ignition of the vehicle। क्लियर है जी बात? यही है, अगर बैटरी आप सोचो आपकी डिस्चार्ज हो चुकी है गाड़ी में, तो धक्का लगाना पड़ता है, यानी मैकेनिकल तरीके से उसको इग्नाइशन में लाना पड़ता है। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? चलिए, अब इस बात से क्या समझे, इग्निशन के लिए चाहिए तो फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा करंट बना सकता है, तो लिख लो भैया, क्या बोला मैंने? हाँ, शॉर्टर वर्जन में ज्यादा है ना, तो इट कैन डिलीवर
large amount of current in a shorter period of time. एकदम से धुआंधार तरीके से करंट लेकर आया और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इंजन को स्टार्ट करने के लिए, ये पॉइंट ध्यान रखना है बेटा, लेड स्टोरेज बैटरी कर सकती है। अब आप एक बात सोचो, मरकरी सेल में क्या था, कांस्टेंट था ना, एक कांस्टेंट वोल्टेज था ना। सडनली अगर चाहिए, जैसे अभी एकदम से एनर्जी आई मेरे अंदर, तो वो क्या आई, ये इसलिए मैं शो करना चाह रहा था कि लेड एकदम से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपको ज्यादा करंट दे सकता है। अब जो मैंने आपसे कहा कि ये रिचार्जेबल है, तो इट इज रिचार्जेबल। तो अगर रिचार्जेबल है तो नॉर्मल जो हमारी रिएक्शन थी इलेक्ट्रोकेमिकल, उसको रिवर्स कर सकते हैं बाहर से पोटेंशियल देके। अरे ये तो पता है सर। सो अब लिखो रिचार्जिंग के टाइम पे क्या रिएक्शन है। PbSO4 solid plus 2 electron goes to Pb solid plus SO4 2 minus aqueous. PbSO4 solid plus 2H2O, PbO2 solid plus 4H plus SO4 2 minus plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से हमारे पास ये एनोड आती हुई, फिर से हमारे पास ये कैथोड आती हुई, आनंद आ गया। अब लाइट गई थी, तो पहले ये वाली रिएक्शन हो गई, इस वाले से करंट यूज कर लिया बना के, लाइट आ गई तो रिचार्ज कर लिया। इन्वर्टर बैटरी जो घर में होती है, बैटरी वाटर, इसलिए H2SO4 कहा गया। सिंपल सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है जी। तो ओवरऑल रिएक्शन, सर ये तो उल्टी हो जाएगी। अरे भाई साहब होशियार हो गए हो बालक। तो होनी है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है, साइड तो चेंज होगी। फिर भी कई बच्चे अटक जाएंगे कि सर ये तो धुआंधार, तो नहीं क्या हो गया है। देखो ये रिचार्जिंग के टाइम हुई, ये यहां थी, तो अब ये वाली रिएक्टेंट में आ गई, ये प्रोडक्ट में आ गई, तभी तो ट्रू रिवर्सिबल है। कोई दिक्कत, आसान बिल्कुल। चलिए फिर देख लो भाई साहब, एक बार लिख भी देते हैं। चलो, द ओवरऑल रिएक्शन is exactly the opposite of the normal cell reaction। ठीक है जी। कौन से दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पे वो क्वेश्चन पूछेगा। नंबर 1, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम कर रही है ये, जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा, मतलब देखो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेक करते जाओ, जितना ज्यादा, अगर हम देखें डेंसिटी के हिसाब से, लिखवा देता हूं पहले फिर बोलूंगा, पूरा पॉइंट पहले लिख लो कि एज it consumes H2SO4, the degree to which the battery is discharged can be checked by measuring
द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर बैटरी अच्छी है, मतलब इस समय अच्छा देखो बेटा, आता नहीं मोबाइल में लिखा हुआ आता ना कि 10% बैटरी रह गई, 20% बैटरी रह गई, तो हमें सिंपली यही समझना होगा कि कैसे पता लगाएंगे कितनी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। अब आप गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, आप सर्विसिंग कराने गए, उसने कहा जी आपकी बैटरी अभी इतनी डिस्चार्ज है। देखो वैसे भी क्या होता है ना, नॉर्मली आप जैसे बैटरी चार्ज भी करते हो, फिर भी रेगुलर इस प्रोसेस की वजह से कॉन्स्टेंटली जो वोल्टेज है वो कम होती जाती है कि लगातार कुछ हिस्सा तो ख़त्म होता ही चला जाता है। तो आपको अगर ये देखना है कि कितना बैटरी अभी एक्सटेंड तक डिस्चार्ज हो चुका है, तो आपको एक चीज़ सोचो, H2SO4 यूज़ कर रहा है, तो एक तरह से जितना डिग्री H2SO4 यूज़ हो चुका है उतना ही हमारा लेड सल्फेट बन चुका होगा, और जितना बन चुका होगा उतना ही हमारी डिस्चार्जिंग हो चुकी होगी। इतने सिंपल फंडा पे हम काम कर रहे हैं। इस वर्ड को ध्यान से पढ़ो, एज इट कंज्यूम्स H2SO4 द डिग्री टू विच द बैटरी डिस्चार्ज कैन बी चेक बाय मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर डेंसिटी एक वैल्यू आती है इसकी ऑफ द हेल्दी बैटरी, यानी अभी बैटरी है, should be greater than or equal to 1.2 ग्राम पर ml। अगर ये डेंसिटी इतनी है, इससे ज्यादा है तो ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाता है, वैसे वैसे एक चीज सोचो, थर्मोडायनेमिकली आप अपने ऊपर भी देखो, अगर हम ठंड में आए हैं, देखो थर्मोडायनेमिकली हमें देखा जाता है ठंड में शादियां ज्यादा होती हैं। क्यों भैया? दावत वगैरह का कॉन्सेप्ट भी है इसमें। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अब गर्मियों में आपको दावत में चले गए आप, तो गर्मियों में इंसान ज़्यादा खा नहीं पाता है। ध्यान से सुनना, उससे ये समझाएंगे क्यों नहीं खा पाता है भैया। भाई आपके शरीर को सर्दियों में तो दो चीज़ें करनी है। एक तो आपके शरीर को जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो करती रहनी है, चलना फिरना, ठीक है, गाने वाने सुनना, ये सब चीज़ें, यूट्यूब पर टाइम लगाना, तो जो नॉर्मल एक्टिविटी है इसमें आपकी शरीर अपनी एनर्जी लगाएगा। दूसरा, क्योंकि बाहर ठंड है तो आपको शरीर की गर्म रखने के लिए भी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो दो जगह, तो सर्दियों में हम ज़्यादा खा पाते हैं क्योंकि हम डबल एफर्ट कर रहे हैं। अब गर्मियों में भाई साहब कहानी क्या है कि पहले ही बाहर गर्म है, तो आपकी बॉडी को थोड़ा ठंडा रखना है अपने आप को, तो उसको वो तो एनर्जी नहीं चाहिए जो गर्म रखने के लिए लगती है। तो इतना नहीं खा पाते हैं आप, गर्मियों में खा लेंगे तो पेट की बत्ती बुझ जाती है ना। तो ये वो चीज़ है। ऐसे ही सर्दियों में आपकी चार्जिंग जो है वो स्लो हो जाती है, बैटरी की, लेड स्टोरेज बैटरी खासतौर पे। तो होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है वैसे वैसे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होती जाती है। इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर ठंडे इलाकों में बैटरी को चार्ज करना मुश्किल हो जाएगा। जो हमारा सिंपल लॉजिक सोचा जाए, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा वो, है ना। तो पॉइंट बी है, एट लो टेम्परेचर प्रॉब्लम क्या आएगी? विस्कोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल इंक्रीज। और भैया अगर कंडक्टिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगी। दिस विल लीड टू
लो कंडक्शन, और दिस विल लीड टू लेस पावर आउटपुट। तो आई थिंक लेड स्टोरेज बैटरी कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है। हो क्या रहा है, वही हमने पहले देखा, सेल रिएक्शन हो रही है, लेड सल्फेट बन रहा है, एनोड और कैथोड पे हो रही है। लेड जो है वो एनोड है और लेड O2 यानी लेड ऑक्साइड जो है वो कैथोड है। और फिर उसके साथ हमने देखा कि बैटरी वाटर डाला है और किस तरीके से लेड सल्फेट बना है। फिर आपने रिवर्सिबल कर दिया प्रोसेस को, रिचार्ज कर दिया, ये सेकेंडरी बैटरी का गुण हो गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, बैटरी की हेल्थ कैसे चेक करोगे, तो डेंसिटी 1.2 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर से बताया कि जैसे हमारी बॉडी भी लो टेम्परेचर पे ज़्यादा डिमांड करती है एनर्जी की, तो लो टेम्परेचर पे इसकी भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और विस्कोसिटी बढ़ गई तो अब इसको वोल्टेज की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो इंटरनली वोल्टेज की डिमांड ज़्यादा हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लेस पावर आउटपुट। ये थोड़ा सा ज्ञान जरूरी था। ठीक है, अब आ जाओ लिथियम आयन बैटरी। रिएक्शन बहुत जरूरी है, जैसे बार बार कह रहा हूं मैं, ये हो चाहे फ्यूल सेल हो, रिएक्शन बहुत जरूरी है। तो आ जाओ फटाफट। भाई यहां पर एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, पहले ये लिख लेते हैं। ऑक्सीडाइज तो लिथियम बाबू ही करेंगे, बिकॉज उनका वैसे भी हम देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। कैथोड पे रिडक्शन है, पहले रिएक्शन लिख लो। ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड आ गया, कोबाल्ट की बात चल रही है। ये CO के साथ है कोबाल्ट वाला, ठीक है जी, O2 सॉलिड, और फिर ओवरऑल लिख लेते हैं। अब देखो बच्चों, लिथियम आयन बैटरी क्या है। आप देख रहे हैं एनोड पे लिथियम है और यहां पर हमने जो कैथोड बनाया है उसमें हमने एक ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड लिया है, और फिर ये ओवरऑल रिएक्शन आई है। तो अब इसी पॉइंट्स को थोड़ा सा लिखते हैं आगे। एक बार इसको लिख लो, देख के लिख लो और बिना देखे लिख लो, दोनों ही चीजें करनी है आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बार देख के लिखना है, एक बार बिना देखे लिखना है। अब पॉइंट पे आ जाओ। एनोड इज मेड अप ऑफ a conducting कार्बनेशियस, कार्बन के साथ। अब वर्ड कितना सही है, हमने लिख दिया बस ठीक है, कार्बनेशियस मटेरियल। अच्छा है, ऐसा नहीं कि लिख दिया भाई, देख के लिखा, बढ़िया चीज है ये कार्बनेशियस मटेरियल। अब यहां पर यूजुअली क्या लेते हैं, ग्रेफाइट। which has some pores to accommodate lithium and lithium plus ion। क्या मतलब हुआ, ग्रेफाइट ले लिया एनोड में, उसमें छोटे छोटे पोर हैं, छेद हैं, जहां पर वो लिथियम और लिथियम आयन को होल्ड करेगा। आपने कभी देखा हो पुरानी दीवारें, उनमें छोटे छोटे स्पेसेस होते थे, आले टाइप, आला बोलते थे उनको, किले में देखा हो पुराने, तो दीवारों के अंदर बीच में वो स्पेसेस होते थे। ऐसे ही हमारे पास एनोड है और वो एक ग्रेफाइट की ले ली है मैंने, उसमें स्पेसेस हैं, पोर्स हैं, छेद हैं, जहां पर लिथियम और लिथियम आयन होल्ड कर सकते हैं।
अब आ जाओ कैथोड क्या है। कैथोड इज मेड अप ऑफ a transition metal oxide such as, अभी यहां क्या यूज करा मैं, कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है जी, which can also hold लिथियम प्लस आयन, क्योंकि फैसिलिटेटर लिथियम है तभी लिथियम आयन बैटरी कह रहे हैं इसको। ग्रेफाइट एक फैसिलिटेटर है, कोबाल्ट ऑक्साइड एक फैसिलिटेटर है, मेन कहानी लिथियम आयंस की है। देखो अब हमारे पास लिथियम आयन है बेटा, एक्वस मीडियम पानी के अंदर हम जानते हैं लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी भयंकर है, भयंकर एनर्जी छोड़ेगा, तो हाईली रिएक्टिव है। अब क्या करें, नॉन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, क्योंकि अगर पानी वाला ले लिया तो बत्ती बुझा देगा, ये ध्यान रखना। और इसकी वोल्टेज क्या है जी, 3.5 वोल्ट, वोल्टेज नियर अबाउट 3.54 से 3.5 वोल्ट लिथियम आयन की, ठीक है जी। अब सबसे ज्यादा लाइट मेटल है, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मैंने आपको इलेक्ट्रो में समझाया था कि इसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी भयंकर रिड्यूसिंग नेचर है इसका। तो एडवांटेजेस जरूर लिख लो इसके। ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन बताया था ना मैंने कि ये, देखो फिर देख लो एक बार, ये जाना ही नहीं चाहता, सबसे ज्यादा नेगेटिव है, 3 पे आ रहा है माइनस पे, जाने क्यों नहीं जाना चाहता, अरे लिथियम आयन है भाई। हमें पता है कि पानी यानी के अंदर ये अपने आप को इसी में रखता है, मोर स्टेबल पोजीशन इसकी ये है, ये नहीं। तो लिख लो इस बात को फिर, मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसकी वजह से भयंकर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है। क्या है, सॉरी, हाँ क्या बता रहा था मैं, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल आपका है और बेस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है। अब बहुत ही हल्का भी है, मतलब भाई लिथियम सबसे आप देख ही रहे हो इस मामले में बहुत हल्का था, अभी तक यूज करे जिंक वगैरह। और इसका जो मोलर मास है, जो इक्विवेलेंट मास इसका रहता है नियर अबाउट 6 के आसपास, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए, हमने कहा ना ग्राम इक्विवेलेंट के साथ चलता है, तो नियर अबाउट 6 ग्राम ऑफ दिस लिथियम कैन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाईली एफिशिएंट हो गया। ये तो मैंने बताया था आपको किसके हिसाब से, इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से, है ना, तो वो चीज उस तरीके से आपको देखनी है। तो यहां पर लिथियम आयन बैटरी का भी कॉन्सेप्ट होता हुआ, आई डोंट थिंक यहां पर भी कोई दिक्कत होगी। अब एनोड कैथोड सब समझा दिए मैंने क्या होते हैं। अब आ जाओ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं इसके अंदर और एनर्जी बनाने के लिए। तो कॉन्सेप्ट इसमें भी ये रहता है, अब फॉसिल फ्यूल को जब आप बर्न करेंगे तो भाई साहब देखो, अब जैसे आप कहते हो फॉसिल फ्यूल को बर्न करके आइए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब यहां एक समस्या रहती है, ये मान लिया कि फॉसिल फ्यूल एक बहुत मेजर
सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम सभी डेली बेसिस पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर एक समस्या है, कंबस्शन रिएक्शन लेते हैं, CH4 को कंबस्शन में डाल दिया तो ये आ गया प्रोडक्ट 2, ठीक है। अब बच्चों पहले तो अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो पहले तो अब भैया इसको बर्न करा, जो पानी निकल रहा है स्टीम फॉर्म के अंदर ले जाके टरबाइन को घुमाएंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इतने में तो भाई साहब बत्ती से बुझ जाएगी। ये फिर क्या ड्रामा हो गया। इतना हीट लॉसेस, और आप कितना भी एफिशिएंट इसको बना लीजिए, इन अबाउट 35 से 40% एफिशिएंसी आती है। तो ये जो हम कंबस्शन करते हैं ना, अभी हम फ्यूल सेल पे आ रहे हैं क्यों बना रहे हैं, बट बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं फॉसिल फ्यूल से, हमारा कॉन्सेप्ट है कि फॉसिल फ्यूल से क्या हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल से हम अगर करते हैं तो कंबस्शन पहले हमने करा और इस तरीके से हम स्टीम को बना के जब टरबाइन को घुमाएंगे तो एफिशिएंसी जो रहेगी वो जस्ट 35 से 40% रहेगी। 40% तो मैक्सिमम लिमिट हो गई। इतने ज़्यादा हीट लॉसेस होंगे, ये तो बहुत ही गजब की समस्या आ गई। इतने ज़्यादा हीट लॉसेस, अब क्या करें। फिर हमें समझ में आया कि भाई साहब कंबस्शन भी तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है, जो थोड़ा दिमाग लगाया इंसानों ने, तो क्यों ना इसको इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से ही करा जाए रिएक्शंस के हिसाब से, तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो अब यहां पर दिमाग लगा, तो यहां पर लिखना शुरू करो भाई, कंबस्शन रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। Combustion reaction are redox reactions. So now let's talk about electrochemical means कि भैया कुछ ना कुछ करके इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से इसको करते हैं। So now we'll make, so we use electrochemical means और इसी को हमने बना दिया फिर फ्यूल सेल। तो अब यहां लिखो अ फ्यूल सेल is a galvanic cell that requires a continuous supply of reactants to function। देखो एक छोटी बात और ध्यान रखना, फ्यूल सेल में कॉन्स्टेंटली रिएक्टेंट का डालना जरूरी है और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स का निकालते रहना भी जरूरी है। एक तरह से ये इंजन की तरह काम कर रहा है, बट थर्मोडायनेमिकली इंजन में जो एनर्जी बैरियर्स होते हैं, जो इनएफिशिएंसी होती है, वो इसमें नहीं हमें मिलती है, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी मैं आपको एनोड और कैथोड करके दिखा रहा हूं। तो हम एक ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर एक तरह से मान लो, ये थोड़ा सा बना देते हैं आपके लिए, एक इलेक्ट्रोड यहां ले ली है, एक यहां ले ली है, यहां एक इनलेट बनाया है, यहां भी एक इनलेट बनाया है, ये एनोड ली है, ये कैथोड ली है। बहुत ही ध्यान से सुनना, यहां डाल दिया है H2, यहां डाल दिया है O2 और इसके अंदर कलर ले लेते हैं ग्रीन, जो भरा है इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में वो है हॉट KOH। लिखा नहीं जा रहा, दिखने लगेगा इसमें, कोई बात नहीं, हॉट KOH सॉल्यूशन। इस तरह से कुछ संरचना बनाई है।
ये एक रफ संरचना मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए। रिएक्शन देख लेते हैं। एनोड पे हो रहा है रिएक्शन। ध्यान से बच्चों, आज की पूरी क्लास में चाहे कुछ और ध्यान रहा हो ना रहा हो, रिएक्शन जरूर याद रहनी चाहिए। बोलते बोलते हम ही भूल गए। यहां पर आ जाओ कैथोड पे। ये तो खैर पता ही है, गैसियस होगा, ये आपका एक्वस होगा, ये लिक्विड है, और ये तो इलेक्ट्रॉन ही है। कैथोड पे देख लेते हैं। O2 गैस, 2H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन goes to 4OH minus aqueous form. Overall 2H2 gaseous, O2 gaseous, 2H2O liquid। ठीक है जी। तो ये रिएक्शंस आपको फिर से फ्यूल सेल की भी रखनी है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.35 के आसपास। तो 1.2 से 1.3 वोल्ट के बीच में। आप चाहो तो कैथोड एनोड निकाल के देख लो, 1.23 आएगा, तो एफिशिएंटली यहाँ पे चला लेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक हम बात करते हैं, जो हमारे पास प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड वगैरह है वो ऑटो कैटालिसिस भी करती है। क्या मतलब है इसका बताते हैं। जो इनिशियल डिकम्पोजिशन है मॉलिक्यूल का एटॉमिक स्पीशीज में, ताकि रिएक्शन अच्छे से हो जाए, ये काम ये इलेक्ट्रोड्स करती है। तो लिख लो बेटा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, निकल इलेक्ट्रोड्स एक्सेट्रा acts as electro catalyst as they provide the surfaces for initial decomposition of the molecules into एटॉमिक स्पीशीज। क्लियर है जी भाई साहब। तो ये आपका कहानी रही। डिफरेंसेस बिटवीन, अगर हम देखें फ्यूल सेल और नॉर्मल जो सेल है, आपके जो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल थे, तो इस चीज को लिख लो एक बार, ये भी जरूरी है। अनलाइक बैटरीज, fuel cell do not store chemical energy, मीन्स रिएक्टेंट कॉन्स्टेंटली मिलने चाहिए, स्टोर नहीं करते। जैसे होता ना, अगर किसी को डायबिटीज है, और आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटीज मेलाइटस, तो वहां पर दिक्कत क्या होती है, वो ग्लाइकोजन के अंदर स्टोरेज नहीं हो पाता नॉर्मली, क्योंकि इंसुलिन ही तो हेल्प करता है बच्चों। इंसुलिन एक ऐसी चीज है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और मान लो आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है, तो आपने खाना खाया, ग्लूकोज यूज करा, अब यूज करके जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो थ्रू यूरिन वगैरह आपका वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकल जाता है, इसलिए कहते हैं कि यूरिन टेस्ट वगैरह में ग्लूकोज वगैरह आ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, शुगर जिसकी हम बात करते हैं, तो स्टोर नहीं कर पाए। तो थोड़े समय बाद फिर बेचैनी होनी शुरू होती है, भूख लगती है, कुछ और खाना होता है, क्योंकि बेसिकली स्टोर नहीं हुआ। तो हमारे गैल्वेनिक सेल्स वगैरह में नॉर्मली हम केमिकल एनर्जी देखते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फ्यूल सेल में स्टोर नहीं होती। तो एक कांस्टेंट सप्लाई, जैसे
डायबिटीज मेलाइटस के केस में कांस्टेंट सप्लाई चाहिए खाने की, वैसे ही यहाँ पर एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए रिएक्टेंट्स की। तो ये स्टोर नहीं करते, तो हम यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट्स मस्ट बी सप्लाइड कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली, और प्रोडक्ट भी निकलते रहना चाहिए। अब यहां एक चीज देखो, यहां पर ये H2O बन रहा है। अब बच्चों स्पेस में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, भेजते हैं एस्ट्रोनॉट को, तो वहां पर हम कोशिश ये करते हैं कि फ्यूल सेल को इसमें भेजा जा सके। फ्यूल सेल से ही हम अपनी सारी चीजें इसमें बना के भेज देते हैं। उसका रीजन होता है, फ्यूल सेल अगर आप दे रहे हो बच्चों, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, फ्यूल सेल अगर आप दे रहे हो, फ्यूल सेल के हिसाब से चल रहे हो, तो वहां पानी ही बनेगा। अगर पानी भी बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो पानी पी सकते हैं, प्योर वाटर मिल रहा है, ये भी डबल फायदा हो गया। तो ये चीज आप आराम से लिख लेना, क्योंकि ये वाटर भी वहां पर यूज हो जाता है, प्योर वाटर होता है ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी सेल और बैटरी का कहानी यहाँ पर होती हुई। आई थिंक काफी कुछ पढ़ने को आज मिल गया है। अब आ जाइए अपनी एनसीईआरटी पे, ये तो मैंने सारा लिखवा ही दिया। अपनी एनसीईआरटी पे आते हुए यहां आ जाइए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरीज, ये सारा मैंने बता दिया। फ्यूल सेल है ना। अब आपको छोटा सा काम करना है। पहली बात तो आप हेडिंग लगा लीजिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। देखो बेटा, एक बहुत सिंपल सी बात है, ये आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे समझ में भी आ जाएगा आपको। मान लो NaCl का आपने बनाया, खाली यही दो आयन है, तो Na जो है हमारा वो प्लस है, तो जैसे लिखा भी है, इफ वी यूज मॉल्टन NaCl, देखो यहीं पर एनसीईआरटी से ही पढ़ लेता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर सोडियम मेटल एंड Cl2 गैस। हियर वी हैव ओनली वन कैटायन, एक ही कैटायन था Na+, जो कि कैथोड पे जाके रिड्यूस हो गया, और एक ही एनायन था जो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो गया। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर यहां पर दो आयन होते, जैसे नीचे दे रखा है सोडियम और H+, तो हमारे पास दो हो गए आयन। अब यहां पर क्या दिक्कत है, कौन जाकर रिड्यूस होगा कैथोड पे, कंपटीशन आ गया ना। तो जिसकी रिड्यूस होने की क्षमता अच्छी होगी वो रिड्यूस होगा। अब यहां पर आप E0 सेल देख लो, सोडियम का कितना है -2.71, और हाइड्रोजन के H+ कितना है 0। तो आपको पता है यहां पर H+ की रिड्यूस होने की क्षमता बेटर है। क्यों, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा। देखो इस पे खैर बहुत बड़ा ज्ञान हो सकता है, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल और ये सब, बट वो डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट इन डिटेल में लूंगा कंपटीशन वाले सेशन में, क्योंकि वो इतना जरूरी तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से नहीं है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे खाली आपको ये पढ़ना है एनसीईआरटी वाला, और एक बार कोरोजन के पे नजर मारना चाहो मान लेना, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी लंबा एक सेशन हो गया है ये सेल के बारे में पूरी डिटेल बताते बताते। तो आप इतना आराम से करिए, याद कीजिए, सारे सेल बताए मैंने, सारी सेल रिएक्शन अच्छे से होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये सेशन यहाँ रोकना पड़ेगा मुझे, थोड़ा पढ़ लें, ये 1 आवर का शेड्यूल सोचा था मैंने, उससे ज़्यादा जा रहा है, तो क्योंकि फिर बैठे बैठे अजीब सा होता है ना, याद करने वाला सेशन बहुत लंबा नहीं। ठीक है, चलो इसको देखना, याद करना, सारे पॉइंट सारी रिएक्शन लिख लेना एक बार। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। चलो नमस्कार बच्चों।